गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट फर्स्ट के समस्त छात्राओं को नमस्कार। आपका भौतिक भूगोल का प्रथम प्रश्न पत्र में पर्यावरणीय प्रदूषण विषय पर आज डिस्कशन करेंगे, क्योंकि पर्यावरण हमारे चारों ओर जो जैविक और निर्जीव तंत्र पाया जाता है उसे पर्यावरण कहते हैं। इस पर्यावरण का हमारे मानव शरीर, मन और स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अगर पर्यावरण शुद्ध और संतुलित है तो मानव शरीर और मानव मन भी प्रसन्न स्वस्थ रहते हैं। प्रदूषण से तात्पर्य है कि अपवित्र, मलिन या मैला से है कोई भी ऐसी प्रक्रिया जिसे प्राकृतिक साधनों के स्वतंत्र उपयोग में बाधा उत्पन्न होती है या उसकी शुद्धता में गिरावट आती है, तो उसे प्रदूषक कहते हैं। पर्यावरण में अगर प्रदूषण फैल जाता है तो उसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। अर्थात मतलब हम कह सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण हमारे भूमि, वायु, जल की भौतिक और रासायनिक और जैविक विशिष्टताओं में होने वाला अनचाहा परिवर्तन है, जिससे मानव जीवन और अन्य वांछनीय प्रजातियों पर हानिकारक प्रभाव पड़े, इसको प्रदूषण कहते हैं। अब प्रदूषण, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण मतलब जल मानव जीवन का स्तंभ आधार है। जल के बिना जीवन अधूरा है। तो जल के शुद्ध स्रोतों में कचरा और अन्य अवांछनीय पदार्थों का मिल जाना वहाँ प्रदूषण कहलाता है। शहरों का जितना भी गंदा पानी और उद्योगों का जितना भी व्यर्थ पानी, अपशिष्ट पानी, जिनमें जो तालाब, झील और नदी में मिलकर प्रदूषित करते हैं, तो यह जल प्रदूषण कहलाता है। अर्थात मानवीय के जो क्रियाकलाप या प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा या जल के रासायनिक और भौतिक जैविक गुणों में परिवर्तन के द्वारा जो जल प्रदूषित होता है उसे जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण के जो स्रोत हैं, प्रकृति में पाए जाने वाला जल लंबे समय तक अपनी शुद्धता बनाए नहीं रख सकता। बहुत जल प्रदूषित हो जाता है। और जल प्रदूषण के जो निम्न कारण हैं वो आप फर्स्ट है लवण। जल किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो, उसमें कुछ न कुछ लवण घुले रहते हैं, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, कार्बोनेट, सल्फेट। जब इन लवणों की मात्रा एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाती है तो वो मानव की शारीरिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है और मानव के स्वास्थ्य के ऊपर कुप्रभाव पड़ते हैं। जैसे जल में फ्लोराइड की अधिकता वाले पानी के उपयोग से राजस्थान, हरियाणा और आंध्रा में फ्लूओरोसिस की बीमारी बहुत अधिक हो रही है। दूसरा है वाहित मल। मतलब वाहित मल एक प्रकार का तरल अपशिष्ट है जिसमें मानव मलमूत्र, गुसलखानों, रसोइयों और का गंदा पानी व अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं ना, वो मिले होते हैं। भारत में वाहित मल को सामान्यतः जनरली वो आसपास की तालाब, झील, नदी में डाल देते हैं, जिससे कि भारी जल प्रदूषण हो जाता है। दूसरा बात है नगरीय अपशिष्ट। अपशिष्ट से तात्पर्य नगरों का जो कचरा है। कचरे में रसोई घरों का कचरा है, फटे पुराने कपड़े हैं, चप्पल, जूते हैं, पॉलीथीन की थैलियाँ हैं, शीशियाँ हैं, कई तरह के आइटम आते हैं जो कि अपशिष्ट होते हैं, जो जल स्रोतों में डाल दिए जाते हैं और वर्षा के साथ वो मिलकर जल स्रोतों में मिल जाते हैं और जल प्रदूषण बन जाता है। अगर हम दिल्ली की राजधानी को देखें
तो 130 टन विषैला कचरा रोज यमुना नदी में डाल दिया जाता है। ऐसे ही औद्योगिक बाह्य स्राव मतलब अधिकांश उद्योग संस्थान या उद्योग फैक्ट्रियां विषैले और रासायनिक पदार्थों को नालियों में के माध्यम से या सीधे ही झील और नदियों में मिलाकर जल को विषैला बना रहे हैं। इस तरह के विषैले जो है मूलतः विघटित नहीं होते हैं तत्व, क्योंकि उसमें धातु कण, ग्रीस, प्लास्टिक, फिनाल, टॉक्सिन, ये इस तरह के प्रदूषित जो कि हमारे मानव जीवन, चर्म शोधन, वस्त्र, ऊन, पटसन उद्योग के जितने भी व्यर्थ पदार्थ है वो चाहे गंगा में बहा देते हैं या यमुना में या किसी मतलब ऐसे नदी नालों से बहाकर वो नदी के थ्रू समुद्र में जाके समुद्रों को भी अपशिष्ट करते हैं, प्रदूषित करते हैं। इसी तरह से तेल का प्रभाव, हम जानते हैं कि समुद्री और महासागरीय जल में तेल के भंडार जहाँ जहाँ है वहाँ अगर गंभीर रूप से देखें तो वहाँ खनिज तेल गंभीर रूप से प्रदूषित कर रहा है। इससे समुद्री जीव जंतुओं का जीवन खतरे में पड़ रहा है। तो समुद्री जीव जंतुओं का इकोसिस्टम है वो खतरे में पड़ रहा है। बड़े बड़े टैंकरों से खनिज तेल का रिसाव समुद्र तल पर होता है। जब कभी तेल ले जाने वाला जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो हजारों टन तेल समुद्र में दूर दूर तक फैल जाता है और इससे समुद्री जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे समुद्री जैविक असंतुलन हो जाता है। इसी तरह से कृषि जनित जल प्रदूषण, यह आप जानते हो कि आजकल कृषि में भी बहुत अधिक मात्रा में जल का उपभोग मतलब रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध तरीके से प्रयोग हो रहा है। अंधाधुंध तरीके से प्रयोग होने से वहाँ की फसल के पश्चात जब मिट्टी में बचा रासायनिक उर्वरक वर्षा के जल के साथ भूमिगत स्रोतों में पहुंच जाता है, जिसको नलकूपों और हैंडपंपों और पंपों के द्वारा पुनः पीने के काम में लाया जाता है, जो कि बहुत ही हानिकारक है, जो कि मानव के लिए। इसी को शुद्ध करने के लिए घर घर में आरओ और ये लगाए गए हैं, तो वो इस तरह का प्रदूषित कृषि के द्वारा भी रासायनिक केमिकलों से हो रहा है। जल प्रदूषण का मानव जीवन पर जो प्रभाव है उसकी भी हमें गहन अध्ययन करना चाहिए। पहला प्रभाव है अपना जो प्रदूषित पेयजल की प्रभाव है। मतलब जो पानी प्रदूषित है वो स्वास्थ्य पर गंभीर और घातक प्रभाव डाल रहा है। अनेक रोगों को कारण प्रदूषित जल है। प्रदूषित जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं से हैजा, टाइफाइड, बुखार, पेचिश इस तरह की बीमारियां हो रही है। इसी के साथ पोलियो, पीलिया संक्रमण युक्त रोग हो रहे हैं। दूसरा, प्रदूषित जल के बाह्य संपर्क का प्रभाव। इससे तालाब, झील, नदी के प्रदूषित जल में स्नान करने से उनमें उपस्थित परजीवी मानव त्वचा को भेदकर शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और कई रोग बन जाते हैं। नारू रोग है, जैसे लेप्टोस्पाइरोसिस रोग है, ऐसे रोग। प्रदूषित जल से उपस्थित अविषैलु धातुओं का प्रभाव भी अविषैलु, मतलब इसमें प्रदूषित जल में कुछ भारी धातुएं जैसे कॉपर, क्रोमियम, जिंक, कैडमियम, लैंड मरकरी, ये तत्व उपस्थित रहते हैं जो मानव जाति के लिए घातक सिद्ध होते हैं। इस तरह का जापान, स्वीडन में मिनामाटा में महामारी बन गया था। कारण जल प्रदूषित था, वहाँ मरकरी धातु बहुत ज़्यादा थी उस जल में, तो इटाइटाइड नामक रोग बहुत ज़्यादा हो गया था। इस तरह से प्रदूषित जल में उपस्थित फ्लोराइड आयनों का प्रभाव।
मतलब फ्लोराइड की अधिकता के कारण खनिजों में फ्लोराइड आयन हो जाता है और कई स्थानों पर भूजल फ्लोराइड आयनों द्वारा संक्रमणित हो जाता है। इससे कुप्रभावों को फ्लूओरोसिस ज़्यादा होता है और जिससे दांत और हड्डियों को हानि पहुंचाता है और दांत गंभीर बीमारी होती है। ऐसे राजस्थान में भी हम देख सकते हैं कई गांव इससे फ्लोराइड युक्त पानी से प्रभावित है। अजमेर, भीलवाड़ा, दौसा, जयपुर, नागौर, टोंक, जालौर, सिरोही ये जिले हैं जो कि फ्लोराइड युक्त पानी से प्रभावित है। जल प्रदूषण को नियंत्रण के उपाय भी क्या हैं? पहला तो है जल स्रोतों में मिलने वाली अपशिष्ट और प्रदूषक तत्वों पर रोक लगाई जाए। दीवार वगैरह जैसे कुछ भी बना के उस तरह को रोके। दूसरा है घरेलू जो अपशिष्ट और वाहित मल को सीधा नदी में और झील में डालने से पहले उनका पूर्व उपचार किया जाए। ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाने चाहिए। जल को व्यर्थ न बहने दें। नल खराब है तो तुरंत उसकी मरम्मत करवानी चाहिए। पेयजल जलों को के पास नहाना धोना नहीं चाहिए। पशुओं को भी पेयजल स्रोतों तालाबों में नहीं नहाने देना चाहिए, बाहर ही नहीं लाना चाहिए। कृषि में रासायनिक और कीटनाशक जो दवाइयाँ छिड़की जाती है उनमें भी संतुलित बनाना चाहिए। लोगों को जल प्रदूषण को रोकने वाली बीमारी के बारे में बताया जाना चाहिए। पेयजल स्रोतों में समय समय पर जीवाणु और दवाओं का उपयोग भी नियंत्रित किया जाना चाहिए। मृत शरीरों और पशुओं को जल में न बहाया जाना चाहिए। ऐसे ही रसोई घरों और स्नान घरों का जो अपशिष्ट जल टैंक में इकट्ठा करके सीवरेज वो बनाना चाहिए जो कि बगीचे में उस इकट्ठे मलमूल को दिया जा सके और पुनः काम में लिया जा सके। इसी तरह से दूसरी बात कहें तो वायु प्रदूषण, वायुमंडलीय प्रदूषण जो है ये भी एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। इसमें WHO भी कहता है कि वायु प्रदूषण उन पारिस्थितिक दशाओं की ओर संकेत करता है जैसे कि वायुमंडल में प्रदूषण पदार्थों की पर्यावरण को हानि पहुंचाने की सीमा तक बढ़ जाते हैं। कृषि कार्यों से भी होता है ये वायु प्रदूषण, वाहनों से भी होता है, बिजली संयंत्र गृह यंत्रों से भी होता है, घरेलू कार्यों से भी होता है, वाहनों से भी होता है, आणविक विस्फोटों से भी होता है, भौतिक संसाधनों के उपयोग से भी होता है, उद्योगों से भी होता है। तो ये सभी से ही होता है। अब औद्योगिक कारखाने में भी ये चिमनियों से निकलने वाला धुआं होता है। इसके अलावा रासायनिक उद्योग, सीमेंट, कागज़, चीनी, खनिजों की घिसाई वाले उद्योग, जिंक और पारा उपयोग में लेने वाले उद्योग, इन सब से कई तरह का भयंकर त्रासदियाँ आज तक हो चुकी है। दूसरी बात है दहन प्रक्रिया। इसमें भी जीवाश्म ईंधनों की दहन प्रक्रिया अत्यधिक प्रभावित होती है। दहन प्रक्रिया में धुआं उत्पन्न होता है। वायुमंडल में अनेक हानिकारक गैसों का समावेश हो जाता है। कोयले, लकड़ी, पेट्रोलियम, डीजल गैसों के जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड ऐसी वायु में मिलकर वायु को प्रदूषित कर देती है। तो ये सारी समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। औद्योगिक कचरे जो हैं वो भी, जिसमें रासायनिक और रेडियोधर्मी जो कचरे के ढेर हैं वो बहुत ही हानिकारक है। वो कई प्रकार के कचरे उद्योगों से निकलते हैं और उससे कई वायुमंडल में रासायनिक केमिकल्स विषैले चले जाते हैं जिससे कि जहरीली गैसें बन जाती है और कई ट्रेजेडियाँ हो जाती है। यूरोप और अमेरिका जैसे देश रासायनिक कचरे की समस्याओं से वो छुटकारा पाने के लिए उसमें वो लगा रहे हैं संतुलित। रासायनिक विलायक और प्रदूषण के जो प्रभाव तत्कालीन प्रभाव भी होते हैं, दीर्घकालीन प्रभाव होते हैं, दोनों अपने अपने वो है। वायुमंडल में
वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय, तो उसमें घरों में धुआं रहित ईंधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। संपूर्ण समाज में वायु प्रदूषण के खतरों और दुष्प्रभावों की चेतावनी देनी चाहिए, जागरूकता करनी चाहिए। पुराने वाहनों पर रोक लगनी चाहिए। ऊर्जा संकट और ऊर्जा सुरक्षा की समस्याओं को सुलझाने के लिए जीवाश्म ईंधनों के उपयोग में खपत कम करनी चाहिए। तकनीकी विकसित की जाए, ऐसी तकनीक विकसित की जाए जिसमें जीवाश्म ईंधनों से अधिक ऊर्जा प्राप्त की जा सके। ऐसे उष्ण और उपोष्ण गतिविधि प्रदेशों में सौर की ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। डीजल ईंधनों में सहयोगी वो लगाए जाने चाहिए। तो ये ऐसे ऐसे वो हैं जिनके द्वारा रोका जा सकता है, प्रदूषण संतुलित किया जा सकता है। थैंक यू, धन्यवाद स्टूडेंट्स।